दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। नमस्कार साथियों, माफी चाहता हूं, मैं अपना नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं आपको वह पूरा शेयर करने वाला हूं। जब पहली बार मैंने उस डर को महसूस किया तो काफी समय तक तो मैंने उस डर के बारे में किसी से चर्चा ही नहीं की। काफी समय तक मैं अपने घर में गुमसुम ही रहा, लेकिन जब मुझे मौका मिला कि इस कहानी को मैं बाकी लोगों को भी सुनाऊं, तो फिर मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिली कि अगर मैं कहानी को नहीं सुनाऊंगा तो फिर लोगों को उस भयावह रात का पता कैसे चलेगा, और शायद जो डर मैंने महसूस किया है, जो गलती मैंने की है, वह शायद और कोई भी ना करे। तो यह महल दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में बीच जंगल में स्थित है। यह जंगल दिन के उजाले में भी इतना घना और भयावह लगता था कि इसकी गहराइयों में क्या छुपा हो सकता है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब आप इस जंगल के भीतर कदम रखते हैं तो मानो समय की परछाई आपको अपनी ओर खींच लेती है। पेड़ों की शाखाएं जैसे आपको रोकने की कोशिश करती हैं और पत्तों की सरसराहट आपको सावधान करती है कि आप अनजाने में ही किसी रहस्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। 2017 की ही बात है, जब इस महल में रहने वाले अली रजा की मृत्यु हुई थी। उस समय हर अखबार और न्यूज चैनल पर इस महल और उसकी रानी के बारे में खबरें आ रही थी। यह महल जो अब वीरान हो चुका था, अपने आप में एक रहस्य था। अली रजा की मृत्यु ने इस महल को और भी रहस्यमय बना दिया था। उस समय हर कोई इस महल के बारे में जानना चाहता था, और यही कारण था कि मैं भी वहां स्टोरी कवर करने पहुंचा था। उस समय हर अखबार और न्यूज चैनल पर उस महल और उसकी रानी के बारे में खबरें आ रही थीं। जब मैं वहां पहुंचा तो और भी कई अन्य पत्रकार और कई ब्लॉगर वहां मौजूद थे। हर किसी की आंखों में जिज्ञासा और एक अनकहा डर झलक रहा था। महल का वातावरण ऐसा था कि जैसे समय भी यहाँ ठहर गया हो और आप इस खौफनाक सच के सामने खड़े हो जिसे आप समझने की कोशिश कर रहे हो। महल में प्रवेश करने पर मैंने वहां का सामान देखा तो मैं भी काफी प्रभावित हुआ। हर एक चीज एंटिक थी। कुछ चीजें आज के जमाने की भी थी, लेकिन अधिकतर सामान उनके पुराने समय का ही था, जैसे फर्नीचर और बर्तन इत्यादि। जैसे ही मैंने उस पुराने फर्नीचर को छुआ, उसकी लकड़ी की सख्त सतह पर समय की परतें जमा हुई महसूस हुई। वह बर्तन जिनमें कभी शाही भोजन परोसा जाता था, अब धूल से ढके हुए थे, मानो वर्षों से किसी ने उन्हें हाथ न लगाया हो। हर वस्तु अपनी एक अलग कहानी बयां कर रही थी, जैसे वह भी इस महल के दुखद अतीत का हिस्सा रही हो। वहां पर कुछ पुलिस वाले भी थे जो हमें अंदर जाने से बार बार रोक रहे थे। जैसे जैसे मैं महल के भीतर आगे बढ़ता गया, वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। यह ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि उस भयावहता की थी जो इस महल की दीवारों में समाई हुई थी। महल की दीवारें भी जैसे समय की मार झेलते हुए झुक गई थीं। उनकी दरारें एक अनकही दर्द की गवाह थीं। उन दरारों से झांकता हुआ अंधेरा मानो आपकी आत्मा तक पहुंच रहा था। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें जैसे आपको हर कदम पर घूर रही थीं, और आप उनके अतीत को महसूस कर सकते थे जो अब बस यादें बनकर रह गया था। महल के भीतर की खामोशी बहुत भयानक थी। सिर्फ हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी, जो इस वीरान जगह के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। हर कोने से एक अनजाना सन्नाटा झांकता हुआ महसूस होता था, जो दिल को दहला देने वाला था। कुछ दिनों तक वहां का माहौल ऐसे ही बना रहा। कई पत्रकार आए गए, वहां के सामानों को दिखाने की कोशिश की गई। विलायती महल किस तरह अपना जीवन जी रही थी, ये बताने की कोशिश की गई। वहां के आसपास के एरिया को दिखाने की कोशिश की गई, और जो ये सब कवर कर रहे थे, मैं भी उनमें से एक था आपकी जानकारी के लिए। बता दूं कि मालचा महल है क्या और कहां पर है। शायद कुछ लोग उस महल के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते होंगे। अपनी कहानी शुरू करूं उससे पहले उस महल की कुछ मुख्य जानकारी आपको देना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपको वह बात बताऊंगा जो मुझे वहां जाकर पता चली थी। मालचा महल दिल्ली के चाणक्य पुरी इलाके में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दिल्ली अर्थ स्टेशन के पास स्थित है। यह महल रायसीना हिल के आसपास के खूबसूरत गांवों में से एक मालचा में स्थित है, लेकिन इसकी सुंदरता और शांति के पीछे एक अतीत छुपा हुआ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस महल की नींव 9वीं शताब्दी में
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रखी गई थी। यह महल उस समय के शिकार गांव में से एक था, जहां नवाब और शाही परिवार के सदस्य शिकार के दौरान आराम फरमाते थे। महल की दीवारें और इसका विशाल आंगन इस बात की गवाही देते हैं कि यह कभी कितना आलीशान और भव्य हुआ करता था। यह महल शाही ठाट बांट का प्रतीक था, जहां नवाब और उनके मेहमान शिकार से लौटने के बाद ठहरते थे। वे यहां अपनी शान और शौकत का प्रदर्शन करते थे और इस महल में हुई शिकार पार्टियों की कहानियां आज भी समय के पन्नों में दर्ज हैं। महल का हर कोना, हर कमरा एक इतिहास की झलक देता है, जहां कभी शाही लोग अपनी योजनाओं और रहस्यमयी चर्चाओं में लीन रहते थे। इस महल की सुंदरता केवल इसकी स्थापत्य कला तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके चारों ओर फैला हुआ बाग बगीचा भी इसकी भव्यता का हिस्सा था। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 81,562 साल गुजारे। ये वही समय था जब उनका खानदान बिखर गया और उनके परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर बिखर गए। जब 1947 में इंडिया को आजादी मिली, तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था, लेकिन कई लोग क्लेम कर रहे थे कि वह नवाब के खानदान के हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में एक घर दिया, जो उन्हें थोड़ी राहत दे सका, लेकिन नवाबी ठाट बांट के आदि यह लोग इस साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं हो सके। उनके लिए वह घर मात्र एक छाया था, लेकिन 1971 में वह घर जल गया तो राजकुमारी विलायती अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ आ गई। उस वक्त देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस सरकार ने तो राजाओं के भत्ते भी खत्म कर दिए थे, तो उनके पुराने महलों को कैसे दे दिया जाता। विलायत महल के लिए यह एक और बड़ा झटका था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने में लगा दी थी, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपने शाही खून के बावजूद उन्हें अब एक सामान्य नागरिक की तरह जीने पर मजबूर होना पड़ा। इस बदलाव ने उनके मनोबल को तोड़ दिया था। उन्हें अपनी पहचान के खो जाने का गहरा दुख था। वह अपने पुराने शाही जीवन की यादों से बंधी हुई थी और इसी वजह से उनके भीतर एक गहरी पीड़ा और असंतोष पनपने लगा था। इसी कारण से बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना राज्य बना लिया था। बेगम के बेटे रियाज ने कहा था कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, मांग करते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी से भी अपने लिए एक महल की मांग की, जबकि इंदिरा गांधी उन्हें एक अच्छा खासा घर देने के लिए तैयार थी। लेकिन बेगम के दिमाग में बस यही था कि उन्हें महल में रहना है। इसीलिए इंदिरा गांधी के प्रॉमिस के बाद मालचा महल उनको दे दिया गया। लेकिन यह महल जो कभी शाही शान का प्रतीक था, अब खंडहर में बदल चुका था। इसमें ना तो बिजली थी और ना ही पानी की सप्लाई। महल की जर्जर स्थिति उनके लिए एक और चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने शाही वंश का आखिरी ठिकाना मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस खंडहर को भी अपने गर्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक बना लिया, मानो यह साबित करना चाह रही हो कि वे अभी भी नवाब वंश की असली वारिस हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अफसर धर्मवीर शर्मा इस महल का निरीक्षण करने गए थे, तो एक सांप सीलिंग से उनकी बांह पर गिर गया। धर्मवीर ने उस वक्त कहा था कि अब मैं उस महल में कभी नहीं जा सकता। पता नहीं बेगम कैसे रहती हैं। वहां पर सिर्फ छिपकलियों, सांप और चमगादड़ रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। 1993 में विलायत बेगम ने इसी महल में अपने हीरे की अंगूठी खाकर आत्महत्या कर ली थी। बेगम की लाश 10 दिन तक उनकी डेस्क पर रखी रही थी। लोगों का मानना यह भी था कि अपना वजूद खो देने से बेगम पागल हो चुकी थी। वह एक साइको रानी थी। कुछ लोगों को यह भी लगता कि इस महल में खजाना छिपा हुआ है, जैसा कि हिंदुस्तान में हर महल को लेकर लगता है। 24 जून 1994 को कुछ उत्साही लोग इस घर में उसी खजाने की तलाश में घुस गए थे। तब दोनों भाई बहन डर गए थे। उन्हें डर गया कि कहीं यह लोग खजाने के चक्कर में उनकी मां की कब्र ना खोद दें। इसीलिए दोनों भाई बहन ने अपनी मां खुद ही कब्र खोदी और मां की बॉडी जला दी, ताकि मां की बॉडी और कब्र को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद राख को एक बर्तन में रख दिया। इस घटना के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको रिवॉल्वर मुहैया कराई। एक वक्त था कि उन लोगों के पास 28 कुत्ते थे, लेकिन आसपास के लोग उन कुत्तों को जहर देते रहते थे। कुछ कुत्ते तो जहर देकर मार गया और कुछ कुत्ते ऐसे ही लोगों ने उनके महल से चांदी और सोने के सामान भी चुरा लिए थे। लेकिन धीरे धीरे इस महल के भुतहा होने की बात फैलने लगी। लोग कहने लगे कि एक दो पत्रकार भी कहानी की तलाश में इस महल में घुसे, लेकिन वापस नहीं लौटे।
भाई बहन का बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। वह बस खाने पीने का सामान लेने घर से बाहर निकलते थे। वो भी मुंह पर कपड़ा बांध के महल के सोने चांदी से उनका काम चलता रहा। पत्रकार अफसर समेत नेताओं ने उनसे कई वादे किए थे, लेकिन सबने बाद में बात बदल दी थी। कई लोगों ने उनके झूठे बयान पेश कर दिए, जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हुई। वे लोग एक गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। सकीना ने तो माँ के ऊपर एक किताब भी लिखी है। किताब का नाम है प्रिंसेस विलायत महल, अनसीन प्रिंसेस। लेकिन यह किताब नीदरलैंड्स, फ्रांस और ब्रिटेन की लाइब्रेरियंस है, इंडिया में नहीं। अब यह तो वे सारी बातें हैं जो हमें लोगों के मुंह से पता चलती हैं। इन बातों के बीच मुझे एक और रहस्य पता चला जो शायद किसी को पता हो। यह बात मुझे एक आदमी ने बताई थी। उसे समय मैं इस पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को भी इस बारे में पता होना चाहिए। विलायत में साइको जैसी बातें क्यों करती थी? उनकी मानसिक स्थिति ऐसे क्यों हो गई थी? जब उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने क्या अनुभव किया? इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। जिस साल अली रजा की मृत्यु हुई तो कई लोग जैसे पत्रकार, ब्लॉगर आदि उस महल में जाने लगे और उसके बाद से तो आम जनता भी वहां जाने लगी। इस बीच एक बार मैं भी वहां की स्टोरी कवर करने गया था। मैं वहां शाम के वक्त पहुंचा था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे काम में कोई खलल ना पड़े। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। आसपास कोई नहीं था। वह महल देखने में डरावना भी लग रहा था। महल के अंदर का माहौल बहुत ही विचित्र और भयानक था। मैंने देखा कि कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। यह बिखरा हुआ सामान सिर्फ पुरानी यादों का प्रतीक नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने इसे इधर उधर कर दिया हो। हर वस्तु पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी जो समय के गुजर जाने का संकेत दे रही थी। फिर भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और वहां की चीजों को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने लगा और यह ढूंढने लगा कि मुझे यहाँ के बारे में और भी कोई रहस्यमय जानकारी प्राप्त हो। मैं महल के बाहरी हिस्से में था, तभी मुझे अंदर की तरफ से कुछ सामान के गिरने की आवाज आई। जैसे ही मैं अंदर की तरफ भागा तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी लोहे की जाली को तोड़ते हुए जंगल की तरफ भाग रहा है। मैंने जल्दी से उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। मैंने उस आदमी को उसके कॉलर से पकड़ा और पूछा, कौन हो तुम, कहां भाग रहे हो? वह आदमी मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने सा लगा तो मैंने कहा, चोरी कर रहा था। वह बोला, नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूं, मैं कमल हूं। मैं तो अक्सर अली साहब के घर आता जाता रहता था। मैं बोला, तो फिर इस तरह से डर के भाग क्यों रहा है? वह आदमी बोला, मुझे लगा आप कोई गुंडे हो। यह सुनकर मुझे बुरा लगा कि क्या मेरा हुलिया किसी गुंडे की तरह लगता है। मैंने उससे गुस्से में पूछा, तुझे मैं कहां से गुंडा लग रहा हूं? तो वह आदमी बोला, नहीं साहब, वह बात नहीं है। दरअसल यहां पर कुछ दिनों में कई लोग आए गए हैं। एक बार 2 लड़कों ने मुझे पकड़ लिया था और मुझसे बोले, तू यहां क्या कर रहा है? जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अली रजा के जानने वाला हूं तो मुझे मारने पीटने लगे और पूछने लगे, क्या खजाना तूने चुराया है? बस इसीलिए मैं आपको देखकर भी भागने लगा, कहीं आप भी मेरे साथ मारपीट ना करने लगो। मैं उस आदमी से बोला, तुम किस खजाने की बात कर रहे हो? वह आदमी बोला, भाई मुझे भी नहीं पता, लोगों को लगता है कि यहाँ पर विलायत महल ने बहुत सारा खजाना छुपा रखा है। अली रजा भाई अक्सर मुझे अपने किसी ना किसी काम से यहाँ बुलाते रहते थे। कई बार वे राशन का सामान भी मुझसे ही मंगाते थे और उनके रहते में कभी भी महल के अंदर नहीं गया। मैंने उससे पूछा, तो आज अंदर क्या कर रहे थे? वह आदमी बोला, मैं भी दूसरे लोगों की तरह कोई सोने चांदी की चीज खोजने गया था। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं सोच रहा था कि यह आदमी उन लोगों के रहते आज तक कभी उनके महल में नहीं गए और आज उनसे गद्दारी कर रहा है। खैर, मैंने उस आदमी से पूछा, तो तुम्हें कुछ मिला क्या? वह आदमी बोला, नहीं साहब, कुछ नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा भी, क्योंकि विलायत महल के बच्चे कुछ काम नहीं करते थे। उनका गुजारा उनके पुश्तैनी खजानों से ही चल रहा था। ब्रिटेन से भी उनकी मदद आती रहती थी। उनके कुछ रिश्तेदार ब्रिटेन में भी थे। कई बार उन लोगों ने इन्हें वहां बुलाया, लेकिन यह लोग नहीं गए। वे लोग पैसों से मदद कर दिया करते थे। मैंने उस आदमी से बोला, तुम यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे, तो तुम्हें विलायत बेगम के बारे में भी काफी पता होगा। वह आदमी बोला, मतलब? मैंने पूछा, मतलब उनसे कौन मिलने आता था या वह कहीं जाती थी? वह आदमी बोला, वह तो कहीं नहीं जाती थी, लेकिन उनके बेटे कई बार साइकिल से बाहर गए हैं और उनके साथ मैं भी गया हूं। मैंने पूछा, अच्छा, और इनके बारे में और क्या जानते हो? कुछ रहस्य भरा। वह आदमी बोला, सब कुछ रहस्य ही है।
वह ऐसी स्थिति में क्यों रहती थी मुझे भी नहीं पता। मैंने कई बार उनकी बेटी सकीना से भी कहा कि बाहर की दुनिया में जाकर जियो, लेकिन इस बात पर मेरी ही डांट पड़ जाती थी। वह कहती थी कि हम खास हैं और आम लोगों के बीच जाकर नहीं रह सकते। मैंने पूछा, मैंने सुना है कि बेगम ने अपनी हीरे की अंगूठी खाकर आत्महत्या कर ली थी, क्या यह बात सच है? वह आदमी कहता है, हाँ, लेकिन आप ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं? इससे मेरा क्या फायदा है? और अब देखिए, रात हो चुकी है, मैं अपने घर जा रहा हूं। मैं समझ गया था कि यह बंदा ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, इसीलिए मैंने उस आदमी से कहा, देखो भाई, मैं समझता हूं यहां तुम अपनी जरूरत के लिए आए थे, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं, ठीक है, और अगर तुम्हें काम की जरूरत हो तो मैं काम भी दिलवा दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ के रहस्य के बारे में बताओगे तो हम दोनों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। इस बात पर कमल हामी भर देता है। फिर मैंने अपनी डायरी निकाल ली और कुछ मेन पॉइंट्स उसमें लिखने लगा। कमल ने मुझे बताया, साहब, विलायती महल तो यहाँ काफी समय से रह रही थी, लेकिन मुझे उस वक्त यहाँ बुलाया गया जब उन्हें अपने महल में चारों तरफ लोहे के जाल लगवाने थे जैसे जाली होती है ना, ठीक वैसे ही, क्योंकि आसपास जंगल ही जंगल था और अक्सर जंगली जानवरों का महल में घुसने का डर रहता था। उसे वक्त मैं काम सीख रहा था और अपने उस्ताद के साथ काम करने आता था। मेरे साथ एक और लड़का भी काम सीख रहा था। बेगम ने कभी भी हमें महल के अंदर नहीं आने दिया, लेकिन बस तब जब खिड़कियों और दरवाजों का काम होना था, बेगम बड़े ही अजीब स्वभाव की थी। बेगम विलायत महल और उनके परिवार की मालचा महल में रहन सहन की कहानी बहुत ही त्रासदपूर्ण है। वे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अपने वंश की संपत्तियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। लंबे समय तक न्याय नहीं मिलने पर आखिरकार भारत सरकार ने उन्हें मालचा महल में रहने की अनुमति दी, लेकिन यह महल रहने लायक नहीं था। यह एक खंडहर था जिसमें कोई भी सुविधा नहीं थी। हमें भी उन्हें इस हाल में देखकर हैरत होती थी कि कोई कैसे इस खंडहर में रह सकता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, एक दिन जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो वह रो रो कर अपने बेटे को बता रही थी कि उन्हें रात से डर लग रहा है। मैंने कमल से पूछा, रात से डर, लेकिन क्यों? वह बोला, बताता हूं साहब। बेगम जी की बेटी सकीना एक डायरी लिखती थी। उसमें वह अपने दिन के बिताए हुए हर लम्हे को लिखती थी। उनकी माँ उनसे क्या कहती थी या उनके भाई के साथ नका दिन कैसा रहा, उन्होंने आज क्या खाया, क्या खेला, सब कुछ। वह शायद यह सब इसीलिए लिखती होंगी ताकि आने वाले कल में लोगों को उनके जीवन जीने के बारे में पता चल सके। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सकीना कोई डायरी लिखती थी? वह बोला, अरे साहब, वह जब सकीना जी की मौत हो गई थी ना, तब मैंने वह डायरी चुरा ली थी, यह सोचकर कि शायद इसमें खजाने के बारे में लिखा होगा। ऐसा कहते हुए कमल हिचकिचा रहा था, लेकिन क्या करें, इंसानी फितरत है। मैंने उससे आगे पूछा, क्या लिखा था उस डायरी में? वह बोला, वह उसके रोजमर्रा की बातें लिखती थी। जब मैंने खजाने के चक्कर में वह डायरी पढ़ी तो कुछ और ही लिखा हुआ था, कुछ बहुत खौफनाक। मैंने अचंभे से पूछा, क्या क्या खौफनाक? वह बोला, विलायत बेगम को सब काम समय पर ही अच्छे लगते थे, खाना पीना सोना, लेकिन जब से वह इस महल में आई थी सब कुछ बदल गया था। जरूरत का सामान तो मिलता था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वह चाहती थी। मैंने कई बार विलायत बेगम को अकेले में किसी से बात करते हुए सुना था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वह किसी से बात कर रही हैं। ऐसा करने पर उनकी बेटी सकीना भी उन्हें टोकती कि तुम किससे बात कर रही हो, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी और अपनी बेटी को ही डांट देती थी। वह ऐसा क्यों करती थी, कुछ नहीं पता। मुझे लगता था कि वह औरत पागल है। फिर जब मैंने सकीना की डायरी पढ़ी तो मुझे पता चला कि विलायत बेगम कहती थी, उन्हें कोई दिखता है, कोई ऐसा दिखता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। उस डायरी में सकीना ने लिखा था कि उसकी माँ ने उन्हें बताया, एक रात वह सो रही थी तो अचानक उन्हें किसी ने आवाज दी और बेगम उठकर बैठ गई। महल में अंधेरा था, केवल एक लालटेन ही जल रही थी। बेगम ने उस लालटेन की रोशनी को तेज किया तो पाया कि महल की दीवारें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। कम से मतलब महल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और बेगम महल में दब जा रही है। जैसे जैसे महल की दीवारें पास आती जा रही थी, महल की दीवारों से खून बहता जा रहा था। शुरुआत में खून धीरे बह रहा था, फिर धीरे धीरे उसका बहाव बढ़ गया और बहाव इतना बढ़ गया कि विलायत बेगम उसमें डूबने लगी। जब वह चिल्लाकर अपने सपने से उठी तो उनके बेटा और बेटी दोनों डर चुके थे। सकीना ने अपनी माँ से पूछा था, माँ क्या हुआ, आप चिल्लाई?
क्यों, तो बेगम ने अपना वह सपना बताया। इस पर सकीना और अली रजा काफी घबरा गए, क्योंकि उस समय उनकी उम्र इतनी भी नहीं थी कि वह भरे जंगल में, इस खंडहर महल में यह सब सुनने के बाद अपने आप को संभाल पाते। अगले दिन मैंने खुद विलायत बेगम को कच्चा मटन खाते हुए देखा था। वह अपने बच्चों को भी उसे खाने के लिए कह रही थी, जिस पर सकीना और अली रजा दोनों ही मना कर रहे थे। यह सब मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैं बेगम को देखे जा रहा था, जिस पर उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि मैं अपना काम करूं। मैं चुपचाप अपना काम करता जा रहा था। उनकी हालत देखकर मुझे भी डर लगता था, इसलिए मैं अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। एक बार विलायत बेगम जंगल में खड़ी किसी पेड़ से बात कर रही थी और मैं घर लौट रहा था। उनको इस तरह किसी पेड़ से बात करता देख मैं रुका और उनसे बोला, मैडम जी, आप किससे बात कर रही हैं? बेगम साहिबा मेरी तरफ आई और उन्होंने मुझे कसकर एक थप्पड़ जड़ा। मेरा गाल वहीं सन्न रह गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। मैं उनको देखता रह गया और वह बोली, बेवकूफ, तुझे दिखता नहीं है कि मैं कुछ जरूरी बात कर रही हूं? मैंने उनके आसपास देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं चुपचाप वहां से चला गया। पहले तो मुझे लगा कि मैडम पागल है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वहां उन तीनों के अलावा और भी कोई रहता है। मैंने कमल से पूछा, उन तीनों के अलावा और कौन रह सकता है? वो बोला, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा। एक शाम जब मुझे घर लौटते समय देर हो गई थी, तब मैंने महल की छत पर किसी को चलते हुए देखा था, जबकि बेगम और उनके दोनों बच्चे मेरे सामने महल के आगे ही खड़े थे। और विलायत बेगम इतनी पागल भी नहीं हो सकती। मुझे लगता है उन्हें कोई अदृश्य शक्ति या कोई भूत प्रेत दिखाई देता था, जिससे वह बातें करती थी। कमल ने आगे बताया, 19 में वह बहुत परेशान रहने लगी थी। एक बार वह जंगलों के बीच बेहो पड़ी मिली थी। तब तक मेरा जाली लगाने का काम खत्म हो चुका था, लेकिन अली रजा साहब मुझे अपने काम से अक्सर महल बुलाया करते थे और मैं भी उन्हें जरूरत का सामान देने चला जाया करता था। अली रजा साहब जब भी मुझसे मिलने आते थे तो एक साइकिल पर आते थे और मैं ही उनके साथ बाजार जाता था। बेगम को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उनकी किसी राजा महाराजा के घराने की तरह पूछ नहीं हो रही है। वह हमेशा इसी गम में रहती थी और अपने आप से बातें करती रहती थी। एक सुबह जब मैं अली रजा साहब को न्यूज़पेपर देने आया तो देखा कि विलायत मैडम मेज पर लेटी हुई है और उनके पास से बहुत तेज बदबू आ रही थी। उनके बदन कपड़े से ढका हुआ था। मैंने अली रजा से पूछा कि मैडम को क्या हुआ। पहले तो वे दोनों भाई बहन कुछ नहीं बोले, फिर कहा कि अब उनकी मां नहीं रही। यह सुनकर मुझे धक्का लगा। मैं उनकी वह हालत देखकर हैरान था कि आखिर उनके मरने के बाद उन्हें इस तरह से मेज पर क्यों लिटा रखा है। मैंने उनसे कहा कि इन्हें इस तरह क्यों लिटा रखा है, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। वे बस अपनी मां के मरने का शोक मना रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि उनकी मौत कब हुई, तो सकीना ने कहा, लगभग 9 दिन हो गए हैं। यह सुनकर मुझे और भी अचंभा लगा। उस वक्त तो मैं अली रजा साहब और सकीना मैडम से भी डर गया था। मैं तो उल्टे पांव ही वापस लौट रहा था, लेकिन फिर मुझे उन दोनों पर तरस आया तो मैं उन्हें समझाया कि इस तरह से डेड बॉडी को यहां रखना ठीक नहीं है। उन्होंने भी मेरी बात मानी। फिर कुछ लोगों की देखरेख में हमने विलायत बेगम की डेड बॉडी को वहीं पास में दफना दिया। तब तक मुझे यह नहीं पता था कि बेगम की मौत कैसे हुई है। बस इतना पता था कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन कुछ दिन बाद अली रजा ने बताया कि बेगम ने अपनी हीरे की अंगूठी ही खा थी। यह सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। विलायत बेगम अपनी गुमनाम जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें उल्टे सीधे ख्वाब आते थे और वह अपनी इस गुमनाम जिंदगी को और नहीं जीना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मैंने सकीना को भी ठीक उसी तरह बात करते हुए देखा जैसे कि उसकी मां विलायत बेगम करती थी। मैंने अली रजा साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने मेरी बात पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मैंने ने भी ज्यादा कहना जरूरी नहीं समझा। मुझे क्या मतलब था, जो मुझे मेरे काम के बदले थोड़े बहुत पैसे दे देते थे और मुझे यही चाहिए था। एक दिन अचानक उनकी बहन सकीना को भी यही सपना आया था जो उनकी मां को आया था कि महल की दीवारें धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही हैं और दीवारों से खून रिस रहा है। धीरे धीरे खून का बहाव इतना तेज हो गया और महल में खून भरने लगा। यह सब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। और इतना ही नहीं, सकीना ने अपनी डायरी में लिखा था कि कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है। वह यहां से जाना चाहती है, लेकिन उनकी मां यहां से जाने के लिए मना करती है। सकीना को उनकी मां दिखाई देती थी। यह सब पढ़कर मैं काफी डर गया था। मुझे लगने लगा था कि कोई भूत प्रेत का मामला ना हो। इसीलिए वह डायरी मैंने पूरी पढ़ी ही नहीं।
और वह डायरी मैंने अपने घर के एक कोने में रख दी। उसके कुछ दिनों बाद सकीना की भी रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। मैंने उनकी मौत के बारे में भी पूछा, लेकिन अली रजा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब पिछले साल जब अली रजा की मौत के बारे में पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कमल से कहा, क्या वह डायरी अभी भी तुम्हारे पास है? वह बोला, नहीं साहब, अब कहाँ ही होगी। मैंने तो अपना घर बदल लिया। मेरे बहू बेटे भी ऐसे निकले, उन्होंने मुझे अपने पास रखा ही नहीं, और यह तो बहुत पुरानी बात हो गई है। रात के लगभग 9 बज चुके थे। वह आदमी मुझसे बोला, साहब अब मुझे चलना चाहिए, जंगल से निकलते निकलते और भी देर हो जाएगी। मैंने भी जब घड़ी में समय देखा तो समय काफी हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि अब घर जाना ही बेहतर है। रात होने की वजह से मैं महल के अंदर तो नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन जैसा कमल ने बताया कि यहाँ कुछ भूतिया घटनाएं विलायत बेगम के सामने भी हुआ करती थी, इसलिए मैं उस समय ही महल के अंदर जाना चाहता था। मैं जानना चाहता था क्या सच में यह महल भूतिया महल है जैसा लोगों ने कह रखा है, और जैसा कमल बता रहा है, या फिर कमल भी मुझे बस डरा रहा था। मैंने कमल को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम चले जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। वह बोला, साहब क्यों मुश्किल में पड़ने की कोशिश कर रहे हो? वापस घर चले जाओ। अगर आपको कुछ काम ही है तो कल सवेरे आ जाना, रात में मत रुको। मैंने कमल से कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कमल ने अपने दोनों कंधे उचका और वहां से चल दिया। आगे चलकर वह रुका और उसने वापस मुझे आवाज लगाई। वह बोला, साहब लगता है आप मेरी बात को मजाक में ले रहे हैं। मैंने कोई भी बात आपको झूठ या मजाक में नहीं बताई है। मेरी बात मानो तो यहां से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। मैंने भी कहा, कहाँ? हाँ ठीक है कमल जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, फिलहाल आप अपने घर जाइए। कमल की बताई हुई सारी बातें मुझे सच में एक मजाक ही लग रही थी। भला ऐसा भी होता होगा? और अगर विलायत बेगम या उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ भी था तो उनकी दिमागी हालत के वजह से हुआ होगा। वे लोग शाही जीवन जीना चाहते थे और उन्हें शाही जीवन के बदले अच्छा तो क्या बहुत ही बुरा जीवन जीना पड़ा। मैंने की बातों को अनदेखा किया और महल के अंदर चला गया। रात का समय वैसे भी भयावह होता है, और जब आप एक भूतिया महल में अकेले होते हैं तो यह भय और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। महल के अंदर प्रवेश करते हुए मैंने हंसते हुए कहा, बेगम साहिबा, ओ बेगम साहिबा। मैं थोड़ा इधर उधर टहला। मैंने फिर आवाज लगाई, अरे विलायती मैडम, क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? कहाँ हैं आप? जरा हमसे भी बात कर लीजिए। पेड़ों से तो आपने काफी बातें कर ली। इसके बाद मैं वहां रखे सामान का जायजा लेने लगा। वहां कुछ पुराने बिल पड़े हुए थे, कुछ सालों पुराने न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। मैं सभी की जांच पड़ताल करने लगा। इसी बीच महल के दूसरे बरामदे से कुछ सामान गिरने की आवाज आई। मैं तुरंत सहम गया और सतर्क हो गया। मैं हल्के हल्के दूसरे बरामदे की तरफ बढ़ा तो वहां कुछ पुराना सामान गिरा हुआ था, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैंने सोचा कोई चूहा वहां आ गया होगा। जंगली इलाका है, इसलिए मैं वहां का गिरा हुआ सामान उठाकर वापस रैक पर रखने लगा। लेकिन मेरी हवा तो उस टाइम टाइट हुई जब मैंने देखा कि मैं एक एक सामान रैक पर रख रहा हूं और वह सामान वापस जमीन पर गिर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने वह सामान दोबारा रख दिया और अब पूरी रैक ही हिलने लगी। मैं वहां से 2-3 कदम पीछे हटा और वह रैक तुरंत सारे सामान के साथ नीचे गिर गई। मैं वहां से पीछे वापस मुड़ा, तभी मुझे काली बिल्ली नजर आई जो मेरा रास्ता काटती हुई निकली। उसे देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि मैंने सुना था कि काली बिल्ली रास्ता कट जाए तो कुछ अशुभ होता है। लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं अपने दिल को समझाता हुआ वापस बाहर की तरफ आने लगा। लेकिन यह क्या, कमल जी का बताया हुआ वह सपना जो विलायत बेगम और सकीना को आया था, धीरे धीरे महल की दीवारें सिकुड़ी जा रही थी और मेरे करीब आती जा रही थी। मैंने देखा दीवारों से सच में खून निकल रहा है और वह खून जमीन पर भरता जा रहा है। मैं तुरंत वहां से भागा, लेकिन मुंह के बल गिर पड़ा, क्योंकि जमीन पर खून ही खून था। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। मैंने आराम आराम से निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैं महल से बाहर निकला तो मेरे ऊपर महल के छज्जे से सांपों का एक बहुत बड़ा झुंड गिरा। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं पीछे की तरफ कूद गया। मेरी कमर में चोट लग गई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जंगल की तरफ भागा, लेकिन वहां मुझे एक औरत दिखाई दी जो कि पेड़ से बातें कर रही थी और हंस रही थी। मेरे दिमाग में एकदम कमल की सारी कहानी घूमने लगी और मैं सोचने लगा कि मैंने कमल की बात मानकर गलत किया।
बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह महल घने जंगलों के बीच था। उस जंगल से तरह तरह की आवाज आने लगी। वह महल ना लगकर एक खंडहर लग रहा था। पुराना जर्जर, चारों ओर अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा था। मैं पूरी तरह से घबरा गया। पेड़ों की छाया अजीब आकृतियों में बदलती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि यह महल और यह जंगल मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मैंने महल के ऊपर की तरफ देखा, मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह कोई आदमी था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और अस्पष्ट था। उसकी आंखों में क्रूरता की झलक थी और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान। उस समय मैं पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। जंगलों से आ रही सियार की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही मैंने अपने चारों ओर देखा, मैं हर जगह वही औरत देख रहा था जो पेड़ से बातें कर रही थी। वह हर बार अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही थी, जैसे वह मुझे अपने पास बुला रही हो। उसकी यह उपस्थिति मेरे लिए असहनीय हो गई थी और मुझे लगा कि मैं किसी भी क्षण बेहोश हो जाऊंगा। मैं अपनी जगह पर ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहा। उस समय आसमान काले बादलों से घिर गया। चांद क्या तारे भी नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपना फोन निकालना चाहा, लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका था। मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और मैं अपना फोन फुल चार्ज करके लाया था, क्योंकि मुझे फोटोज और वीडियो भी बनानी थी। यह सब अनहोनी से कम नहीं था। मैंने अपने फोन को कई बार ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह ऑन नहीं हुआ। काले बादलों के साथ तेज बिजली कड़कड़ आई। जैसे ही तेज बिजली कड़कड़ आई, मैंने महल की छत पर एक नहीं 4 लोगों के साए को देखा। 2 औरतें थीं और 2 आदमी थे। वे कौन थे मैं नहीं जानता। सभी के सभी काले दिखाई दे रहे थे। बस मैंने एक औरत की आंखें देखी थी जो किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। छोटे छोटे बाल थे। शायद वह विलायत बेगम की आत्मा ही होगी। बूढ़ा शरीर था। उसे देखकर मेरी रूह कांप रही थी। मैं अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन मैं बस ऐसे दिखा रहा था जैसे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं उन साइयों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ बेकार था। ना चाहते हुए भी बार बार मेरी नजर महल के ऊपर जा रही थी और अब वे चारों लोग मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज चारों तरफ फैलने लगी। पूरे जंगल में उसकी हंसी की आवाज आ रही होगी। मैंने जैसे ही दोबारा उनकी तरफ देखा तो एक औरत मेरी तरफ आंच पट्टी। मैं तुरंत पीछे गिर गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे शरीर पर कोई कोड़े मार रहा हो। वह लग ही नहीं रही थी। बारिश से बचने के लिए मैंने वापस महल में जाने का फैसला किया। तेज ठंडी हवा मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। मेरे कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। जैसे ही मैं महल के अंदर गया, सब कुछ शांत हो गया। बाहर बारिश भी नॉर्मल हो रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा अभी जो कुछ भी हुआ वह सब मेरा वहम था। महल में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, लेकिन बीच बीच में आसमान में कड़कने की वजह से कभी कभी महल में भी रोशनी आ रही थी। मैंने इसी रोशनी का फायदा उठाया और वहां रखी लालटेन को उठा लिया। लालटेन तो उठा ली थी, लेकिन मेरे पास आग नहीं थी। मैंने महल में पड़े पत्थरों से ही आग जलाई और उस लालटेन को जलाने की कोशिश की। अंत में मैं सफल भी रहा और लालटेन जला ली। उस आग को देखकर मुझ में काफी साहस आ रहा था। जब मैंने देखा कि बारिश सामान्य रूप से हो रही है, तो मैंने वापस घर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं महल से बाहर निकाला, बारिश फिर से तेज हो गई। तेज बिजली कड़कड़ आने लगी। एक पल के लिए तो मुझे डर लगा कि कहीं मेरे ऊपर ही बिजली ना गिर जाए। मैं उल्टे पांव वापस महल में आ गया और जैसे ही मैंने लालटेन को उठाया तो मैं अपना शरीर देखकर घबरा गया, क्योंकि मेरा शरीर खून में भीगा हुआ था। मैं बुरी तरह चीखा। मेरी चीख सुनकर चमगादड़ निकल कर आ गई और वो उस महल में इधर से उधर भागने लगी। मैं चमगादड़ को देखकर बुरी तरह घबरा गया। मैंने लालटेन की रोशनी को कम कर दिया था ताकि वह चमगादड़ अपना रास्ता बनाकर वहां से चली जाए, और अपना मुंह नीचे करके मैं ऐसे ही बैठ गया। अब मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। मेरा साहस अब जवाब देने लगा था। मैं अपने घर वापस जाना चाहता था। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अब कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा जहां पर कोई भी किदवई हो। वहां एक चीज और भी अजीब थी। जब कभी बारिश होती है तो आपने सुना होगा, बारिश एक आवाज के साथ होती है, और अगर तेज बारिश हो तो तेज आवाज होती है। लेकिन वो बारिश पता नहीं कैसी थी। उसमें कोई आवाज नहीं थी। बिल्कुल शांत बारिश थी। बहुत ही अजीब बारिश थी। जब बारिश की बूंदें शरीर पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कोई कंकर या पत्थर मार रहा हो।
मुझे नहीं पता कि वह बारिश थी या कुछ और। महल के अंदर बैठे हुए लग ही नहीं रहा था कि बाहर बारिश हो रही है। माहौल बिल्कुल शांत था। जब मैंने पाया कि मैं बाहर जाने में असमर्थ हूं, तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि शायद आसपास कोई हो और वह मेरी आवाज सुनकर मेरी मदद के लिए आ सके। लेकिन मैं गलत था। मैं काफी देर तक चिल्लाता रहा, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। हारकर मैं चुप हो गया और कुछ देर बाद ही मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई कुछ खा रहा हो। पहले वह आवाज धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। मैं ना चाहते हुए भी उस आवाज की ओर बढ़े चला जा रहा था। मैंने एक बरामदे से दूसरे बरामदे में कदम रखा तो देखा वहां पर एक औरत खून लगा हुआ कुछ खा रही है। जैसे ही मेरी नजर जमीन पर पड़ी तो मुझे उल्टी आने लगी, क्योंकि वहां अधकटा कुत्ता पड़ा हुआ था। यह समझते हुए मुझे देर नहीं लगी कि वह औरत और कुछ नहीं बल्कि कुत्ता खा रही है। मैं उल्टे पांव दूसरी तरफ भागा। दूसरी तरफ जाने पर मैंने देखा कि एक काले कपड़े पहने आदमी, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है, वह मेरी तरफ तलवार लेकर खड़ा है। मेरा साहस अब जवाब दे रहा था। फिर भी मैं जल्दी से उस आदमी को धक्का देते हुए भागा और बाहर चला गया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। मैं बारिश में भीगते हुए भागता रहा। बारिश मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई कंकर या पत्थर मार रहा है। जब मुझसे सह नहीं हो गया तो मैं एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैं वापस महल में नहीं जाना चाहता था। चारों तरफ घने पेड़ दिखाई दे रहे थे, जबकि यह पेड़ मुझे दिन में नहीं दिख रहे थे। वहां कुछ देर मुझे सुकून रहा, लेकिन अगले ही पल उस पेड़ से भी मेरे ऊपर बारिश आने लगी थी। तभी मुझे एक करक हंसी सुनाई दी। वो हंसी की आवाज ठीक मेरे ऊपर से ही आ रही थी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, एक बार फिर मेरी चीख निकल पड़ी, क्योंकि ऊपर वही औरत बैठी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर रहा था। पेड़ पर लटकी उस औरत के पैर धीरे धीरे मेरी तरफ लंबे होते जा रहे थे। मैं शायद कुछ और देर वहां रुकता तो वह मुझे मार ही देती। मैं वहां से भागा, लेकिन अब जमीन पर चलना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से जमीन दलदली हो गई थी। जगह जगह कीचड़ थी जिसमें मेरे पैर ढस रहे थे। फिर भी मैं चले जा रहा था। जहां तेज चल सकता था वहां तेज चल रहा था, जहां कदम नहीं पड़ रहे थे वहां थोड़ा धीमे चल रहा था। अचानक मेरा पैर एक ऐसे गड्ढे में गया जहां से निकलना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से निकाला। मुझे आसपास की मिट्टी खोद पड़ी, तब जाकर मेरा पैर निकला, लेकिन वह नजारा और भी खौफनाक था। जब मैंने देखा कि गड्ढे में कंकाल पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता वह कंकाल किसका था। मैं अब बस उस जंगल से निकलना चाहता था। मेरे मन में अब और बुरे बुरे विचार आ रहे थे। मुझे नहीं पता कि वह मेरा वहम था या सच था, लेकिन मैं जिधर देखता मुझे वह औरत दिखाई दे रही थी। वह औरत मुझे देखकर बार बार हंस रही थी और कभी गुस्से से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेगम की ही आत्मा है और मेरे यहाँ आने पर वह नाखुश हो। मैं जंगल में इधर उधर भटकता रहा और वापस उस महल की तरफ पहुंच गया, लेकिन मैं उस महल के अंदर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर वापस जंगल में जाने लगा। अब मैंने अपने इष्ट देवता को याद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं इन सबसे परेशान हो गया था और मैं समझ गया था कि मैं इन सबसे बाहर इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। मैंने अपने मन ही मन में अपने इष्ट देवता को याद किया और इस मुश्किल से निकलने की प्रार्थना की। मैं बारिश में भीगता रहा और भगवान को याद करता रहा। कुछ ही देर में मौसम शांत हो गया। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। धीरे धीरे दिन निकलने लगा था। मैं जंगल से बाहर निकल रहा था, लेकिन मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं नहीं जानता कि मैं वह रास्ता कैसे भूल गया, जबकि मैं वहां एक दो बार और भी जा चुका था। मैं अपने इष्ट देव को याद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब उजाला काफी हो चुका था, लेकिन हैरत की बात तब थी जब मैंने देखा कि जमीन तो पूरी तरह से सूखी हुई है। ना कोई दलदली जमीन है, ना ही पेड़ों का कोई पत्ता गीला है। मैं यह देखकर काफी हैरान था। सुबह की रोशनी में महल की दरारें और छत की टूटी हुई टाइल्स साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कि वे रात भर की कहानी को चुपचाप सुन रही हूं। उससे भी बड़ी हैरानी तब हुई जब मुझे बंजर पेड़ों की अधिकता दिखी। मुझे अच्छे से याद है, रात मैंने काफी सारे हरे भरे पेड़ देखे थे जो अब लगभग सूख चुके थे। मैंने दूर दूर तक नजर डाली। मुझे उजड़ा हुआ जंगल ही नजर आया। मैं मुख्य सड़क तक पहुंच ही गया था। मैं वहां खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या सच में मैंने वह सब अनुभव किया था या यह मेरी कल्पना का परिणाम था। मेरे मन में एक अजीब सी उलझन थी। मैंने सोचा, क्या रात के अंधेरे में महल की दीवारें
सामने मेरे करीब आई थी, या वह सब मेरे डर का खेल था? वह खून जो दीवारों से रिस रहा था, क्या वह वास्तविक था या मेरी घबराहट का नतीजा? अचानक मेरे मन ने कहा कि मुझे एक बार दोबारा उस महल में जाना चाहिए। कि रात वह सब मेरा वहम था या सच में मेरे साथ कुछ घटित हुआ था? दूसरा मन कहता कि वहां जाना बेकार है, कहीं फिर से वे सब घटनाएं होने लगी तो मैं क्या करूंगा? इतनी मुश्किल से तो मैं निकला हूं। इसी कशमकश में मुझे लगभग 15 मिनट हो गए और इत्तेफाक से मुझे साइकिल से जाता हुआ कमल नजर आ गया। मैंने तुरंत कमल को रोका और उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ महल तक चल सकते हो? वह बोला, क्यों साहब, क्या हुआ? आप गीले कैसे हो रहे हो? और आप अभी तक यहीं हो, घर नहीं गए थे? मैंने कहा, नहीं, मुझे इस महल में दोबारा जाना है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? वह कुछ देर यूं ही सोचता रहा। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं थोड़े पैसे दे दूंगा, अब तो चलो। मैं कमल को इसलिए साथ लेकर जा रहा था क्योंकि अब अकेले हिम्मत नहीं थी कि उसे महल में जाऊं। मैं उन सब बातों से डर रहा था जो मेरे साथ कल हुई थी। पैसे देने की बात पर कमल ने मेरे साथ जाने के लिए हामी भर दी। जैसे जैसे मैं वापस जंगल की तरफ बढ़ रहा था और उस महल की ओर बढ़ रहा था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कल शाम के समय था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तेज बारिश ने पूरे जंगल को, पूरी जमीन को भिगो दिया था और आज सब कुछ सूखा कैसे है। अंत में मैं और कमल उस महल तक पहुंचे तो वहां सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसे एक दिन पहले था। मैंने कमल से अंदर चलने के लिए कहा तो मेरे पीछे पीछे आया। वह रैक जो कल अपने आप गिर गई थी और मुझे डरावना एहसास दे रही थी, वह रैक अपने आप अपनी अपनी जगह पर खड़ी थी और उस पर सामान भी ठीक वैसे ही रखा हुआ था जैसे पहले था। मेरे चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मेरा चेहरा देखकर कमल बोला, क्या हुआ साहब, आप परेशान लग रहे हो? आप कल यहाँ रुके थे या चले गए थे? मैंने कमल से कहा, हाँ, मैं तो चला गया था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कमल को सच बताऊं। मैंने आधे घंटे रुककर उस महल का अच्छी तरह निरीक्षण किया। मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि मुझे वह औरत फिर से दिखाई दे या बाकी लोगों में से कोई भी दिखाई दे तो मैं कमल से पूछूं कि यह कौन है। लेकिन अफसोस, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कल यहाँ कुछ हुआ ही ना हो, वह सब कुछ मेरा सपना हो। लेकिन मेरे कपड़े गीले थे, मैं नहीं मान सकता था कि वह मेरा सपना है। मैं जब वापस आया तो मैंने कमल को कुछ पैसे दे दिए। कमल ने मुझे आखिरी बार पूछा, साहब क्या आप सच में उसे में नहीं रुके थे? मैंने कहा, नहीं। कमल ने कहा, ठीक है, अगर रुक भी गए थे तो अब उन लोगों को दूसरा मौका मत देना। वह कल की ही रात थी जब विलायत महल ने आत्महत्या की थी। उसकी यह बात मुझे बहुत रहस्यमय लगी। मैंने उससे अब और कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा कल जो कुछ भी मेरे साथ हुआ शायद इसी वजह से हुआ होगा, क्योंकि कल बेगम की मौत हुई थी। मैं इन सब बात को यही खत्म कर देना चाहता था। वह मेरा पहला ऐसा अनुभव था जब मैं यह कह सकता था कि हाँ, दहशत होती है, भूत होते हैं। कुछ दहशत तो हमें हमारी कल्पना ही बना देती है, जो कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती है। मैं आज भी जब भूत प्रेत की बात करता हूं तो मुझे वह घटना याद आती है। ऐसा नहीं है कि आज उस महल में लोग नहीं जाते हैं। आज तो गवर्नमेंट ने उस पर अपना अधिकार बना लिया है। लोग आज भी वहां ब्लॉगिंग करने जाते हैं और पहले भी जाते थे। लोग ये दिखाने के लिए भी वहां जाते हैं कि यहाँ भूत है या नहीं, और उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन भाई एक बात बताओ, जब आप फुल तैयारी के साथ वहां जाओगे, 3-4 कैमरा लेकर, लाइट लेकर, लोगों का ग्रुप लेकर जाओगे, तो आपके साथ क्या घटित होगा? तो आपको कोई कैसे नजर आएगा मेरी मान के? आप एक रात अकेले तो वहां रुको, लेकिन मैं किसी को यह सलाह नहीं दूंगा। शायद वह मेरे दिमाग का वहम हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि आप में से कोई भी उस मालचा महल में एक रात भी अकेले जाओ। ये भूत प्रेत आपको ऐसे ही अपना एहसास नहीं दिला सकते। इन्हें मैंने एहसास किया है, और मैंने एक चीज का अनुभव और किया कि हम इनसे जितना डरते हैं यह उतना ही हमारे ऊपर हावी होती है। वापस लौटने के बाद मैंने कुछ दिन तक तो किसी से कोई बात ही नहीं की और ना मैं किसी से मिला। मेरे दिमाग में हर वक्त बस वह महल और उस रात की बातें घूमती रहती थी। कुछ दिन मैं सबसे दूर रहा था। मेरे परिवार वाले भी कह रहे थे कि तुझे क्या हो गया है, लेकिन मैंने इन सब चीजों पर काबू पाया और अपने आप को पागल होने से बचा लिया। मैं निश्चित ही सकता हूं कि अगर मेरे जैसा हादसा किसी के साथ भी हुआ है तो शायद आज उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैं भी इस कगार पर था। यह तो मेरे भगवान का मुंह पक्का है कि मैं सही सलामत हूं। मेरी कुछ बातें शायद लोगों को झूठ लग सकती हैं, लेकिन यह तो वही जानता है जिसके साथ होता है।
मेरी एक बात हमेशा याद रहना, कोई भी शक्ति आपको अपना एहसास अपनी मर्जी के हिसाब से कराती है, ना कि आपकी मर्जी के हिसाब से। बहुत से लोग आज भी खेल मस्ती करने के लिए वहां चले जाते हैं, उनमें से कुछ गायब हो चुके हैं। मैंने कई लोगों से सुना है कि वहां लोग गए हैं और वापस नहीं आए हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बात अफवाह तब बनती है जब उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई होती है। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।